ओके सो आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल थियरी। तो सेल एंड सेल थियरी में सबसे पहले हम अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो क्या होता है कि सेल क्या होता है। सेल जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है जो एक पत्थर को, जो एक स्टोन को और एक ह्यूमन को अलग बनाता है। कैसे स्टोन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कैसे ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका आंसर हमें इस बात से मिलता है कि वो डिफरेंशिएटिंग फीचर है हमारा सेल। सेल हमें डिफरेंशिएट करता है किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो सेल होता है वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वही किसी चीज को लिविंग या फिर नॉन लिविंग डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल होता है वो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों? वो फंडामेंटल इसलिए होता है क्योंकि सेल के अलावा, सेल से छोटा चीज अगर वो एक न्यूक्लियस भी, वो कोई एक एटम हो, वो खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो फंडामेंटली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल है और वो खुद अपना सारा फंक्शन कर सकता है जिसकी मदद से वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। इसी कारण से अगर कोई भी चीज अगर सेल से बनी है तो वो लिविंग होगी, और अगर कोई भी चीज सेल के बिना है तो वो नॉन लिविंग कहलाएगी। सो इन इस सेल के बेसिस पे ही दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। मतलब एक सिंगल सेल है उनके बॉडी में जो वो सारा काम कर सकता है। रेस्पिरेशन से लेके फोटोसिंथेसिस से लेके, अगर वो खुद का खाना खुद बना सकता है, साथ में रिप्रोडक्शन से लेके ग्रोथ से लेके हर एक चीज वो खुद से कर सकता है। तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? वो जो बहुत सारे सेल से बना होता है, मेनी सेल्स कंस्टिट्यूट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक एक सेल हर एक एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। जैसे कि इंसानों के केस में लंग्स होते हैं हमारे पास, तो लंग्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यू में फिर सेल्स होते हैं। तो लंग्स के सेल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। वैसे ही अगर हमारे हार्ट के सेल हो गए तो हार्ट के सेल क्या करेंगे? पंपिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड पंपिंग में। फिर क्या होता है? किडनी होता है हमारे पास, तो किडनी क्या करता है? हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे ही जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के बाद हमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जानने होंगे जिनका बहुत बड़ा रोल है सेल के ऊपर। जैसे कि एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ये बहुत ज्यादा नोन पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, उसे ढूंढा था। तो इसलिए एंटोनी वॉन लीवनहुक एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सेल के पर्सपेक्टिव से। फिर रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बाय अ माइक्रोस्कोप। फर्दर जो हमारे स्लेडिन और श्वान है, ये दोनों का रोल आएगा जब हम पढ़ेंगे सेल थियरी। सेल थियरी क्या हुआ कि सेल थियरी इन्होंने प्रपोज किया था ये दोनों ने मिलके। तो स्लेडिन जो थे वो क्या थे? एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं। और अपने पास जो श्वान थे, श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। और रूडोल्फ वर्चो का नाम आता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उनका कोट जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आप सबने सुना ही होगा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब सीधा क्लियरली ये है कि हर एक सेल
जो है वो और एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। सेल अचानक से कहीं से जन्म नहीं ले सकता। सेल हैज टू डेराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसमें या तो ग्रोथ होगा, फिर उसमें डिवीजन होगा, जिससे एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, वैसा करके सेल का डिवीजन होता है। तो सेल थियरी पे आएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्लेडिन थे। स्लेडिन क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो बोटेनिस्ट थे तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट का टिश्यू है, हर एक टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। और टिश्यू इज डेराइव फ्रॉम मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ऐसे एक एक सेल होगा, एक एक सेल होगा, ये सब जुड़ के मिलके टिश्यू बनाएंगे। और फिर हमारा रोल आता है श्वान का। श्वान ने क्या बोला था? श्वान अपना एक जूलॉजिस्ट था। तो जूलॉजिस्ट क्या करता है? एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता है। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया। और उन्होंने क्या ढूंढा कि अलग अलग जो एनिमल सेल्स हैं, उन एनिमल सेल के बाहर में, मान लेते हैं ये एक सेल है हमारा। तो सेल में अगर हम अभी के लिए ऊपर ऊपर से देखें तो एक न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे अपने पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर हमारे पास बहुत सारे गोल्गी बॉडीज वगैरह होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होता है। फिर उस पर हम अभी डिटेल पे नहीं जा रहे, इसको बाद में कवर करेंगे। तो कोई भी जो एनिमल सेल होता है ना, उसके बाहर वाला जो एक मेम्ब्रेन होता है, जो उसके बाउंड्री को लिमिट करता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको किसने ढूंढा था? इसको श्वान ने ढूंढा था। देन उन्होंने और कुछ भी पाया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांट सेल पे भी थोड़ा बहुत स्टडी किया था। और उन्होंने पाया था कि प्लांट सेल में जो अपने पास सेल वॉल होती है ना, वो यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में we have the outermost layer as plasma membrane, and plant cell have an extra layer of cell wall that is present outside the plasma membrane. So it was also discovered by Schwann only. Further, स्वान ने एक ये भी हाइपोथेसिस दिया था, जैसे कि उन्होंने बताया था कि स्लेडिन ने कि टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बनते हैं। तो उन्होंने क्या पता किया था? उन्होंने पता किया था कि जो भी बॉडी है, चाहे वो किसकी हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट सेल सिक्रीट करता है, फिर बनाता है। तो ये तीन चीज श्वान ने किया था। क्या क्या? अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने ढूंढा। फिर उन्होंने बताया कि प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर में सेल वॉल होती है। और फिर उन्होंने क्या बताया कि हर एक चीज जो कोई भी बॉडी होगी प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स के मिलके बना हुआ होता है। फर्दर, अगर हम रुडोल्फ वर्चो में जाएंगे, रुडोल्फ वर्चो जितना भी ये सब बताया था स्लेडिन और श्वान, उन्होंने तो बता दिया कि सेल से बनता है, सेल बहुत सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है कोई भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स। बट जो एक सेल होगा वो कहाँ से आएगा? वेयर विल द सेल अराइज फ्रॉम? वेयर विल द सेल कम फ्रॉम? जो पहला सेल है वो कहाँ से आएगा? वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। तो उन्होंने क्या किया था, वही फेमस कोट जो हमेशा से, जो मैंने पहले भी बोला था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कोट दिया था। दैट ईच सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके। तो ये सब ने मिलके, स्लेडिन, श्वान और रुडोल्फ वर्चो, इन सब ने मिलके सेल थियरी दिया। तो सबसे पहले वर्क जो किया था वो स्लेडिन और श्वान ने किया था, उन्होंने मिलके सेल थियरी दे दिया था। बट बाद में रुडोल्फ वर्चो ने उसको मॉडिफाई किया। तो हम कहते हैं कि आ, फाइनल शेप जो है वो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था।
और इसी के साथ तो फाइनली हम सेल थियरी में क्या पाते हैं कि सेल थियरी जो फाइनली जो कंपोज किया गया वो कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, बैक्टीरिया हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। और साथ में ऑल सेल, जितने भी सेल हैं, arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसी के साथ सेल थियरी खत्म होता है। तो सेल थियरी में हमने देख लिया। तो फिर अगर हम ब्रीफ एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले ले सेल का, तो सेल क्या होता है? सेल नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जितने भी हम नॉर्मली दिखते हैं तो क्या हम देखते हैं, एक प्लांट्स को देखते हैं और हम खुद को देखते हैं। तो जो प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। तो प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है? वो जैसा कि हमें स्लेडिन ने बताया था, वो होती है हमारे पास सेल वाल। ये वाली जो बाहर वाली लेयर है, सेल वाल होती है आउटर मोस्ट लेयर। ये होती है अपनी सेल वाल, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जो ये बाउंड्री में है। और साथ में उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये अंदर वाली लेयर है। बट जो एनिमल सेल है, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। तो इस एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। उनमें बाहर से और कोई लेयर नहीं होता सेल वॉल का। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उनका आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। सो अगर हम फिर देखेंगे कि सेल के अंदर में, तो एक यहाँ पे एक थोड़ा डेंस सा एरिया दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा। हेयर इट इज, एंड हेयर इट इज ऑल्सो। दिस डेंस एरिया इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एंड न्यूक्लियस के अंदर ही, inside the nucleus only, there is a presence of DNA. DNA which also forms chromosomes when it condenses. So it is also called as genome. So this both plant cell and animal cell are the examples of eukaryotic cell. So there is a well-defined nucleus there. But in case of prokaryotic cell, we will see that there is no well-defined nucleus, but the nuclear material is spread over the cytoplasm. There is no well-defined nuclear membrane in case of a prokaryotic cell. Further, uh, the semi-fluid matrix inside the cell, like ये जो एरिया है ना, खाली खाली, ये खाली बिल्कुल नहीं है। इस एरिया में एक सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। उस सेमी फ्लूइड का नाम क्या है? द सेमी फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, that is present in plant cell, animal cell, prokaryotic, eukaryotic. It is present in all cell types. Further, um, it occupies the major volume of the cell. Like major volume जो होता है ना, most of the part of the cell जो होता है, वो जो है अपना साइटोप्लाज्म ही कवर करता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इट इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और ये नीट में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज? दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। फर्दर, as you can see, there are organelles like here it is, uh, endoplasmic reticulum is there, smooth one is there, rough one is there, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes are there,
there is mitochondria, there is ribosome, there is chloroplast, and in case of animal cells also, there is mitochondria present, lysosomes are present, centrioles are present, Golgi apparatus is present, endoplasmic reticulum, smooth one, rough endoplasmic reticulum is present. But in case of prokaryotic organism, there is only cytoplasm, and the nucleus is also not well differentiated. And ribosomes are present, but no structures that are membrane bound are present inside the prokaryotic cell. Like mitochondria is absent, the endoplasmic reticulums are absent, Golgi apparatus is absent. So all these are absent in case of a prokaryotic cell. They only have cytoplasm, ribosomes, no, not well differentiated nucleus, and a plasma membrane. So coming into uh, ribosomes are present in both prokaryotic organisms as well as eukaryotic organisms because they are not membrane bound. They are just freely floating in the cytoplasm. So they are present in both. But the ribosomes in case of eukaryotic cell are not only present in cytoplasm, but they are also present inside the mitochondria, inside the chloroplast, and also on the surfaces of the rough endoplasmic reticulum. Yeah. So there is something unique in case of animal cell. There is a presence of centriole. This is a centriole. These are present only in animal cells. These are absent in plant cells. Okay. So now after learning all this about this kind of cells, all different plant cell, animal cell, eukaryotic, prokaryotic. Now we will go into the diversity of the different kind of cell. Like सेल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द सेल वर्ल्ड दैट इज द माइकोप्लाज्मा mycoplasma is the smallest cell as you can see here this is the mycoplasma cell wall is not there but where not well differentiated DNA is present here and cytoplasm is there RNA soluble RNA ribosomes are there okay. So this is the smallest cell. Mycoplasma is the smallest cell. And what about the largest cell? The largest cell is nothing but it is the egg of ostrich. The egg of ostrich is very large, and you will be wondered to know that it is a single cell. So egg of ostrich is the largest cell of the cell world. And if we go to humans, which will be the longest cell of human body? तो जो सबसे लंबा सेल होगा ह्यूमन बॉडी का वो है नर्व सेल. Nerve cell are the longest cell. What about the size of a bacteria? Size of a bacteria varies from 3 to 5 micrometer. So, अगर बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर है तो माइक्रोप्लाज्मा कितना होगा वो उससे 10 टाइम्स ज्यादा होता है जो 0.3 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है ओके सो आफ्टर सीइंग दिस जो सेल का जो शेप साइज ये सब जो वेरी करता है ना वो सिर्फ ऐसे ही वेरी नहीं करता उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है फॉर एग्जांपल वी हैव आरबीसीज आरबीसीज आर राउंड एंड बाइकनकेव व्हाई बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन हर एक सेल के पास ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है आरबीसी पहुंचाता है तो इसलिए उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया we have the biconcave and round shape of the RBCs. Further,
Coming to white blood cell, they are amoeboid shape. Why they are amoeboid shape? Because white blood cell are responsible for the immunity, and they have to reach the distinct tissue in order to fight with distinct organisms. So they have to pass through narrow passages. So they have to change their shape and size. So in order to go to the tissues by squeezing and all, so they require an amoeboid type of shape. Okay. So columnar epithelial cells are also there. Columnar epithelial cells are long and narrow. Why? Because columnar epithelial cells जो होते हैं वो secretion के लिए responsible होते हैं. And for secretion, we need a large area. So here secretions can be produced and can be released. So they have this kind of shape. फिर nerve cell पे आते हैं. Nerve cell is branched and long. Why it is long? Because it has to connect distinct areas so that impulse, messages, signals can be transmitted from your toe to the head. So they are the longest cell. Further, tracheids are also there. They are elongated due to water conduction. Mesophyll cells are also there. So there is a great diversity in shape and size of the cells. Size is also very much variable. A typical eukaryotic cell is ranging from 10 to 20 micrometer, but a typical bacteria is about 1 to 2 micrometer. PPLO are interesting organisms, that is pseudo-pneumonia-like organisms that are about zero point 0.1 micrometer. Viruses are even much smaller than this, 0.02 to zero point 0.2 micrometer. So, with all this, we have learned all about the cell and cell theory and basic overview of what happens inside the cell. So, we will read the NCRT once so that no query arises when you read the NCRT. So, here it is. When you look around, you see both living and non-living organisms. You must have wondered and have asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of basic unit of life, the cells. The cells are the basic unit of life. The organism are composed of cells, and that makes it different from the non-living organism. They are composed of either single cell, which are called unicellular, as I told before, and many cells can also create an organism, which are called multicellular organism. So, a unicellular organism is capable of independent existence and performing the essential functions of the cell. And anything less than a complete structure of the cell does not ensure independent living. Hence, cell is the basic fundamental and structural unit of all living organisms. Further, Antony von Leeuwenhoek saw and described a live cell for the first time, and Robert Brown discovered the nucleus. And the invention of the microscope and its improvement lead to electron microscope revealed all the structural details of the cell. Now coming Okay, so now coming into cell theory. So in 1838, what happened? Matthias Sledin, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells, which form the tissue of the plant. ओके सो एनसीईआरटी हमें ये बताता है कि 1838 में स्लेडिन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे सेल्स को देखा और उन्होंने क्या पता किया कि हर एक जो टिश्यू होता है वो सेल से बना हुआ होता है एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान अ जर्मन जूलॉजिस्ट studied different kind of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane जैसा कि मैंने बताया था कि जो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. He also concluded, based on his studies on plant cell, that the presence of cell wall is the unique character of plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that
bodies of animals and plants are composed of cell and cell product. So ये सब देखने के बाद कि प्लांट सेल में अपने पास आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये सब के बाद स्वान ने ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि जो भी प्लांट और एनिमल सेल के बॉडीज होते हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट के थ्रू बनते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके बनाएंगे सेल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी। फिर स्लेडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rodolphe Virchow first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, that is, omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Schwann and Sledin to give the cell theory a final shape. That is, cell theory as understood today is all living organisms are composed of cell and product of cell, and all cell arises from the pre-existing cell. तो स्टेरिन और स्वान ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज किया, बट इसमें कुछ कमियां रह गई थी कि ये नहीं बताता था कि एक नया सेल पुराने सेल से कैसे आएगा। तो इसी को बताने के लिए रुडोल्फ बर्चो ने बताया कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और उन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थियरी को, और उन्होंने ये बताया मिलके कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पहले से एक जीवित सेल है उससे थ्रू आएगा। Okay, so we have earlier observed cells in an onion peel or a human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. A onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of a human cheek has an outer membrane as demilitating structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosome, which had contained the genetic material DNA. सो क्या कहा गया है कि अपने जो ऑनियन सेल अगर देखेंगे जो टिपिकली एक प्लांट सेल है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल होगा और उसके अंदर क्या होगा अपने पास सेल मेम्ब्रेन होगा। वैसे अगर ह्यूमन चीक सेल में देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, अपने पास सेल मेम्ब्रेन होगा। फर्दर अगर हम देखेंगे कि एक डेंस सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। फिर सेल that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas cell that lack membrane bound nucleus are prokaryotic. तो वही कहा गया है कि जिस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन बाउंड करके, मतलब जिस न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होगा उसको कहेंगे, उस सेल को जैसे सेल्स में ऐसा होगा वो यूकेरियोटिक सेल होंगे, और जिन सेल में ऐसा नहीं होगा, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। सो in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both plant and animal cell, and various chemical reaction occurs in it to keep the cell as living. So क्या होगा कि अपने सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है जो हर एक सेल में होता है, और उस साइटोप्लाज्म में सारे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं जिसकी मदद से एक सेल जिंदा रह पाता है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelles. तो जितने ही membrane-bound organelles है वो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब कुछ नहीं होगा। फिर राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल, ये सब सेल में मिलते हैं, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक हर सेल में। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ यार्ड। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो हर जगह मिलते हैं, हर एक सेल टाइप में, बट वो स्पेसिफिकली यूकेरियोटिक सेल में कहीं एक्स्ट्रा जगह पे होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहते हैं। तो एनिमल सेल कंटेन्स अनदर non-membrane bound organelle called the centrosomes which helps in cell division, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं मिलते, जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं।
Cell differ greatly in shape and size and activities. For example, mycoplasmas, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The isolated single cell largest is the egg of ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 5 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They can be disc shaped, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. हमने क्या देखा कि सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे से छोटे भी, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा सेल है, फिर बैक्टीरिया उससे थोड़े बड़े होते हैं, फिर जो अपने पास जो सबसे बड़ा सेल है वो एक ऑस्ट्रिच का एग है, फिर हमारे पास ह्यूमन में जो कुछ लॉन्गेस्ट सेल है उनमें एक नर्व सेल आता है, फिर जो सेल होते हैं वो बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्क शेप, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, बहुत ही अलग, फिर उनका फंक्शन भी बहुत ही अलग हो सकता है, और उनके ऊपर ही उनका शेप साइज ये सब डिपेंड करता है। तो ये सब हमने देखा कि सेल क्या होता है, सेल थियरी हमने देखा, और बेसिकली कितने टाइप के सेल होते हैं, कैसे कैसे सेल्स होते हैं, और सेल में क्या क्या होता है। तो आज के लिए हमने ये सब जो पढ़ा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।